Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of class 5. Today my subject is General Science. Unit number 4, Classification of Living Thing. Students, आज हम लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है? डिवाइड करना। अब तमाम लिविंग थिंग जो जानदार चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें एक जैसी नहीं होती। इसमें इंसान, ह्यूमंस, वो मुख्तलिफ होते हैं। एनिमल्स, वो तमाम तरह के एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स एक जैसी नहीं हैं। इन्हें क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई इनको डिफरेंट ग्रुप्स में किया गया है, जिनमें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, एरियल्स एंड एरोब्रियल डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट इन विच एनिमल लिव। जानदार जानवर जिसमें रहते हैं। इसको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है लिविंग थिंग को। वो ये नंबर 1 प्रोटोक्टिस। प्रोटोक्टिस वो एम्फीबिया हैं जो कि जानवरों में पाए जाते हैं। नंबर 2 आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ एल्गी की फॉर्म में भी होते हैं। बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया इंसानी लाइफ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है यूज़फुल में योगर्ट, बैक्टीरिया की ही वजह से होता है, और यीस्ट जो है वो भी बैक्टीरिया से ही बनता है। दूसरा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी फंजाई के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में फंजाई, मशरूम्स, मोल्ड और यीस्ट फंजाई की एक किस्म है। प्लांट्स, प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स जो जानवर खाते हैं और उन्हें अपनी खुराक का ज़रिया बनाते हैं। एनिमल्स में टाइगर और ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स शामिल हैं। अब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से आज बात करेंगे। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कितनी है? अब जो मेजर टाइगर टाइप्स एनिमल्स हैं, उनमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है? Vertebrates animals can be classified according to the whether they have backbone. Vertebrates animals की backbone होती है इनमें, और invertebrates animals without backbone होते हैं। backbone mean रीढ़ की हड्डी। अब vertebrates जो animals हैं उन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता, उनमें bones होती हैं और bones जो हैं वो आसानी से नहीं टूटती। और इनवर्टिब्रेट्स जैसे वर्म्स हैं, स्पाइडर है, उसको इजीली किसी भी चीज़ से, स्टिक से मारा जाए तो वो आराम से डेड हो जाते हैं। आंट को अगर स्टिक से मारा जाए तो वो मर जाते हैं। इसी तरह इनकी बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आ जाते हैं, वो जानवर जो बच्चे जिनके बेबीज़ होते हैं, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाता है। तो बैकबोन आपने देखा कि फ्रॉग की भी बैकबोन होती है। इट इज़ रिजेंबलिंग लाइक अ ह्यूमन। ये ह्यूमन की इसकी तमाम बॉडी टाइप्स जो है वो ह्यूमंस की तरह ही होता है। वर्टिब्रेट्स जो हैं क्लासिफाइड 5 ग्रुप्स में किए जाते हैं। 5 ग्रुप्स वो कौन कौन से हैं मेजर? लाइक फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं। फिश में कौन कौन सी मछलियाँ शामिल होती हैं? ट्राउट मछली आ जाती है और शार्क आ जाती है। एम्फीबियंस हमारे पास फ्रॉग है और सैलामेंडर है। रेप्टाइल्स में स्नेक आ जाता है, क्रोकोडाइल है और टर्टल, ये हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स में पिजन है, हैन, स्पैरो, ओवल, आउल, सीगल्स, ये हमारे पास एम्फीबियंस हैं। मैमल्स डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ,
लॉइन। आपने तमाम जानवर देखे जो मैमल्स हैं वो तमाम हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, अब इनकी बॉडी, अब इन्हें ये बताना है कि ये वर्टिब्रेट्स हो एनिमल्स जिनके नाम बताए, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, क्या ये कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। तो स्टूडेंट्स, फिश कोल्ड ब्लडेड है, ये पानी के बगैर नहीं रह सकती। एम्फीबियंस, फ्रॉग और सैलमेंडर, ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक और टर्टल कोल्ड ब्लडेड हैं। बर्ड्स जैसे पिजन, स्पैरो, क्रो, ये वार्म ब्लडेड होते हैं और मैमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं। अब इनकी बॉडी कैसे कवर होती है। जो फिश होती हैं उनकी तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडीज पे स्केल्स होते हैं। और एम्फीबियन, फ्रॉग की बॉडी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी स्किन होती है इनकी। जबकि रेप्टाइल्स जो हैं वो ड्राई स्किन होती है उनकी और उस पर स्केल्स होते हैं, जैसे स्नेक की बॉडी पे स्केल होते हैं। बर्ड की बॉडीज पे फीदर्स होते हैं और मैमल्स की बॉडी लाइक कैट, डॉग, इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। इनकी बॉडी इस चीज़ से कवर होती है। अब हम इसी तरह से बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। दे आर मोर इनवर्टिब्रेट देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। हमारी ज़मीन पर जैसे बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इस सब बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, इनकी बैकबोन नहीं होती। दे आर डिवाइडेड इन टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडी। इनके 3 पेयर्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रैब, वाइल अदर लेग्स, वर्म। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना लाइक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के आपने देखा ऊपर एंटीना होते हैं जो कि उनकी सराउंडिंग के बारे में क्या हो रहा है उन्हें आगाह करते हैं। इनमें सम इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है जैसे जेलीफिश, वाइल अदर हैव अ हार्ड शेल जैसे लेडी बर्ड। एक इनवर्टिब्रेट है लेकिन इसकी बॉडी बहुत हार्ड होती है। स्टूडेंट्स, वर्म्स जो हैं, जैसा कि सामने बोर्ड पे मैंने लिखा है, वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, एक लंबी किस्म के जानवर होते हैं। एंड नो आर्म्स एंड लेग्स, इनकी आर्म्स और लेग्स नहीं होती। और सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, कुछ वर्म्स जो हैं वो इतने स्मॉल्स होते हैं जिन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता। अदर कैन ग्रो मच लॉन्गर, और बाज़ बहुत बड़े होते हैं कि उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। सम जो वर्म्स हैं इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सम पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट। वर्म्स जो हैं वो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रह सकते हैं, जबकि कुछ बरो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड भी रहते हैं। अर्थवर्म एक यूजफुल वर्म है। दे लिव इन द सॉइल, ये मट्टी में रहते हैं। एंड हेल्प टू इनरिच इट, और उसको ज़रखेज़ बनाने में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट्स के 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उनका एंटीना होता है, हेड होता है, उसके बैक पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंटीना इसकी ऊपर, हेड के ऊपर होता है, साथ इसके हेड है, बैक साइड को एब्डोमेन, सेंटर वाले पैर को थोरैक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट,
ये 2 feelers रखते हैं और एंटीना। दे आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। इस एंटीना को इंसेक्ट फीलिंग के लिए और स्मेल करने के लिए यूज करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स जो हैं उनकी 2 आइज होती हैं। तमाम इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स ऑफ लेग्स ज्वाइंट होते हैं थॉरैक्स के साथ। They are spotted and protected the hard covering। ये स्पोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे चिटन कहा जाता है। अब बीज फ्लाइज एक ऐसे इंसेक्ट्स हैं, दे लिव फ्रेंडली। ये कॉलोनीज बनाकर इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। जैसे हनी बी है एंड सिल्क वॉर्म, ये यूजफुल वॉर्म्स हैं। इन्हें सोशल इंसेक्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुपिंग में रहते हैं, अलग-अलग नहीं रहते। इनकी ग्रुपिंग करने को कॉलोनीज कहा जाता है। इन कॉलोनीज में ये 100 और 1000 इंसेक्ट्स की फॉर्म में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 में लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इन्हें इन डिटेल हम क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स दैट लिव वाटर। 2 मैमल्स के नाम बताने हैं जो कि पानी में रहते हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को हम इन क्वेश्चंस में डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 2 मैमल्स दैट लिव इन द वाटर। वो 2 मैमल्स के नाम बताएं जो पानी में रहते हैं। तो आप खुद इस बारे में सोचें कि वो कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो our answer is this: whale and seahorse। शार्क भी एक मैमल है, लिव इन वाटर। ये पानी में रहते हैं और ये बेबीज देते हैं। ये मैमल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5 इनवर्टिब्रेट्स बताने हैं दैट कुड बी लिविंग इन अ गार्डन, जो बाग में रहते हैं। नेम 5 invertebrates that could be living in a garden. In a garden. बाग में जो इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो गार्डन में कौन से ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं? लाइक बटरफ्लाइज होती है वहां पे, हनी बी जो फूलों को बहुत लाइक करती है, येलो बीज होती हैं, ड्रैग्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं एंड लेडी बर्ड्स होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट हमने 5 लिखे थे, बटरफ्लाइज, हनी बी, येलो बी, ड्रैग, मॉस्किटो, लेडी बर्ड। ज्यादा हो गए कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन गेन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
समंदर में कौन से इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं? नेम 3 invertebrate that live in the sea. तो 3 invertebrates समंदर में रहने वाले बताने हैं हमने। सबसे पहले स्नेल होता है, समंदर में रहते हैं स्लग, जेलीफिश भी इनवर्टिब्रेट है, लिव इन सी, समंदर में रहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन अ कॉलोनी? व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, किस किस्म के इंसेक्ट्स कॉलोनीज में रहते हैं? लिव इन अ कॉलोनी। व्हाई इज लिविंग लाइक दिस यूजफुल टू देम? और ये हमारे लिए कैसे मुफीद साबित होते हैं? Why is living like this useful to them? तो स्टूडेंट्स, हनी बी से हम हनी हासिल करते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हनी बीज लिव इन अ कॉलोनी, ये कॉलोनी की शक्ल में रहती हैं और ग्रो बिकॉज इट गिव अस हनी, इट गिव अस हनी, क्योंकि ये हमें हनी प्रोवाइड करते हैं। देन अवर क्वेश्चन नंबर 5, डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या तमाम इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं, उड़ते हैं? कैन यू नेम सम दैट डू नॉट? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जो कि नहीं उड़ सकते? तो हम बताएंगे नो, ऑल इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई। तमाम इंसेक्ट्स फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे कैटरपिलर एक इंसेक्ट है लेकिन ये नहीं उड़ सकती। एंड मिलीपेड, ये दोनों कैटरपिलर और मिलीपेड फ्लाई नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की। इसके तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और आंसर भी बताए गए कि मैमल्स, पानी में रहने वाले मैमल्स के नाम बताएं, इन्वर्टिब्रेट्स, गार्डन में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स के नेम बताएं, 3 इन्वर्टिब्रेट दैट लिव इन सी, जो इन्वर्टिब्रेट सी में रहते हैं उनके नेम बताएं, और व्हाट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट लिव इन अ कॉलोनी, कॉलोनीज में कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं। डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई, क्या तमाम इंसेक्ट्स हशरात उड़ते हैं? तो आवर आंसर था नो। इसके साथ अब हम
चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स जो है वो एक ही किस्म के नहीं होते। जैसे एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, ह्यूमंस तमाम फेसेस वाइज डिफरेंट होते हैं, इस तरह प्लांट्स भी डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं, कलर्स में, प्लेसेस में मुख्तलिफ होते हैं। मीन के हॉट प्लेसेस और कोल्ड प्लेसेस के प्लांट्स अलग-अलग होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हॉट प्लेसेस के प्लांट कोल्ड प्लेसेस में लगें और कोल्ड प्लेसेस के प्लांट हॉट प्लेसेस में हम ग्रो कर सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स क्लोरोफिल पर उसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है और प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे डिड नॉट डिपेंड टू ईच अदर, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। नंबर 3, प्लांट यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी, हवा, पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। प्लांट मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई किए जाते हैं। मीन के फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन ऐसे प्लांट्स जो हमें फूल और फल नहीं देते, जिनके ओनली लीव्स होते हैं, लेकिन वो अपने लीव्स के साथ भी बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जबकि फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स की वजह से वो आगे जर्मिनेट किए जाते हैं, आगे उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सीड नीड द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट। सीड को राइट कंडीशन की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। ज़ख़ीर ज़मीन सीड्स का जर्मिनेट होना वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर बटरफ्लाई के विंग्स के साथ लग के जब वो उड़ती है तो उसके परों के साथ जो सीड लगे होते हैं वो आगे जाके सॉइल पे जब गिरते हैं तो वहाँ से पौधा निकल आता है। जर्मिनेट सीड के ज़रिए डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये जानवरों के जिस्म के साथ, विंड्स के साथ बीज जो है वो एक से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और इसको जर्मिनेट करने में मदद देते हैं। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में स्प्रूस ट्री, फिर पाइन, एल्जी, मोज और फर्न, ये ऐसे ट्रीज हैं जो कि जिनके ओनली लीव्स होते हैं और ये अपनी लीव्स के साथ ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये टॉल ट्रीज होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, इसमें बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर इनक्लोज इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। बीज फूल के अंदर और फलों के अंदर पाए जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जिन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर बीज पाए जाते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म ये डिवाइड करते हैं फ्लावर को 2 मेन ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर। इनसाइड द सीड, बीज के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हमारे बीज के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला एम्ब्रियो, कोटिलेडन एंड सीड कोट। जो सीड कोट है
वो बीज का आउटर पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, बीज के, किसी भी बीज के ये हमारे पास बीज है, ये बाहरी आउटर साइड है। इसको हम, और ये देखें, ये अगर इसके अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो। और ये बाहरी वाला पार्ट है, इसको तो सीड कोड कहते हैं। एम्ब्रियो, सीड कोड बाहरी वाला हिस्सा होता है, एम्ब्रियो अंदर वाला हिस्सा, और कोटिलेडन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बीज का पार्ट है। Seed coat is outer part of the seed and it protect the internal structure. जबकि कोटिलेडन फूड सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है, और ये इट्स सराउंडिंग द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड फूड फॉर इट। ये एम्ब्रियो को कोटिलेडन फूड प्रोवाइड करता है। कोटिलेडन आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड सी लीव्स, इसको सी लीव्स भी कहते हैं। अब हमारा एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो बेबी प्लांट को कहते हैं। जब कोटिलेडन फूड प्रोवाइड करता है तो उसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करता है, जिसको हम न्यू प्लांट कहते हैं। ये सबसे पहले बीज के अंदर ही बनता है और आहिस्ता आहिस्ता राइट कंडीशन में ये बाहर आना शुरू हो जाता है। इन मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन फ्लावरिंग प्लांट को हम दो पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मोनोप्लांट्स एंड डाइकोट प्लांट्स। मोनोप्लांट्स जो होते हैं, इनमें वन कोटिलेडन होता है, जैसे कि राइस, वीट, माइस। राइस, एक बीज के अंदर एक ही राइस का दाना होता है, वीट के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, माइस में भी एक ही हमारा माइस होता है। जबकि डाइकोट्स प्लांट ऐसे हैं, बीन, रोज ऐसा पौधा है जिससे एक से ज़्यादा फ्लावर मिलते हैं। ग्राम्स में भी हमें एक से ज़्यादा मिलते हैं कोटिलेडन। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनकी कंपैरिजन करते हैं मोनोकोट और डाइकोट की। बीज दोनों में पाया जाता है, लेकिन मोनोकोट प्लांट में वन सीड होता है और 2 सीड लीव्स होते हैं। डाइकोट में, मोनोकोट सीड में एक 1 सीड होता है, जबकि कोटिलेडन में, डाइकोट में 2 सीड्स होते हैं। इसी तरह स्टेम्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है। स्टेम में, स्टेम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और अपराइट होने में मदद देती है। ये होल्ड अप करती है लीव्स को, फ्लावर्स और फ्रूट्स को। रूट्स और शूट्स के सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करती है।
इस सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। और ये एक्सिलियम एंड फिलियम, एक्सिलियम और फिलियम का क्या काम है, ये वाटर कैरी करते हैं प्लांट्स के लिए। मोनोकोट में डाइकोट वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग्स। वेस्कुलर बंडल में अरेंज किया जाता है डाइकोट को एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम इन मोनोकोट। जबकि लीव्स में ये नेटवर्क होता है वेन्स का। डाइकोट लीव्स जो होते हैं वो नेट लाइक वेन्स होते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट में लीव्स पैरेलल वेन्स में होते हैं, सीधे। बिल्कुल मोनोकोट में सीधे लीव्स में लाइंस सीधी वेन्स होती हैं, जबकि डाइकोट्स में नेट लाइक वेन्स होती हैं। मोनोकोट फ्लावर 3 पार्ट्स होते हैं पेटल्स के। मोनोकोट प्लांट में हमारे पास 3 पेटल्स होती हैं, जबकि डाइकोट्स में हमारे पास नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं। मोनोकोट प्लांट की रूट फाइबर्स होती है। फाइबर्स मीन बहुत ज़्यादा धागे नुमा रूट्स बहुत दूर तक फैली होती है, जबकि डाइकोट्स प्लांट्स की रूट टैप रूट्स होती हैं, कम होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, फाइबर्स नहीं होती, धागे नुमा बारीक बारीक नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने मोनोकोट और डाइकोट्स के बारे में पढ़ा कि मोनोकोट में कैसे फ्लावर, स्टेम, सीड्स होते हैं और डाइकोट्स में कैसे होते हैं। अब हम जर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन सीड फॉल ऑन द ग्राउंड, जब बीज किसी भी ग्राउंड में, मैदान में गिरते हैं तो वहाँ से खुद ब खुद पौधा निकल आता है। इट नीड्स टू राइट कंडीशन इन ऑर्डर टू ग्रो। इसे ग्रो करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल। इसको प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, एनफ सनलाइट एंड वार्म, और वो इसको किसी भी ग्राउंड में मिलती है। अगर राइट कंडीशन ना मिले, द सीड विल जर्मिनेट। अगर उसको वो तमाम चीज़ें सॉइल में मिल जाएं जिसकी उसे रिक्वायर होती हैं, जो चीज़ें उसे रिक्वायर होती हैं, तो आसानी से वो जर्मिनेट हो जाता है। सीड वाटर ऑब्जर्व करता है। वाटर मेक फूड इनसाइड द सीड। पानी खुराक मुहैया करती है बीज के अंदर कोटिलेडन, और बीज के अंदर बेबी प्लांट बिगिन टू ग्रो करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सीड को बरी करें सॉइल के अंदर, हम बो दें इसको, इट गेट वार्म एंड वाटर, उसको पानी मिल जाए मुनासिब, द सीड कोड बिकम सॉफ्ट और उसमें से सीड लीव्स निकल आते हैं। रूट बिगिन टू ग्रो डाउनवर्ड, और इसकी रूट्स, शाखें ज़मीन के निचली तरफ बननी शुरू हो जाती हैं और शूट ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। लीव्स अपीयर होते हैं शूट्स पे, और स्टेम ग्रो करती है स्ट्रॉन्गर एंड लीव अपीयर हो जाते हैं उसमें। जैसे ऊपर की तरफ स्टेम निकलती है और कुछ ही अरसे बाद उस पर लीव्स निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने पौधे की पैदाइश, पौधे कैसे जर्मिनेट होते हैं, इसके बारे में स्टडी की कि ये साइज़, कलर और प्लेसेस में मुख्तलिफ होते हैं। एक ही जगह पर ये ग्रो नहीं कर सकते। अब रेगिस्तान के प्लांट्स डिफरेंट हैं, कोल्ड प्लेसेस और ग्राउंड प्लेसेस के प्लांट्स
डिफरेंट होते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि रेगिस्तान में कोल्ड प्लेसेस के प्लांट्स या फ्रूट्स ग्रो करें, तो इनके लिए स्पेशल जगह होती है और वेदर इन्वायरमेंट के मुताबिक ये ग्रो करते हैं। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 की स्टडी की, तो आई होप फुली से कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।